हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त रजनी सिंगल फ्रॉम गौरव प्रॉपर्टीज और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका रियल टॉक और रियल स्टेट में। और आज हम बात करेंगे आपकी कुछ क्वेरीज की, आपके कुछ क्वेश्चंस की। बहुत प्यार मिल रहा है दोस्तों, जितने भी हमारे सीरीज अभी हुई हैं और बहुत सारी क्वेरीज लोगों की सॉल्व हुई हैं और आगे भी इसी तरीके से हम बहुत इंटरेस्टिंग रियल स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। और आप भी अपना प्यार बनाए रखें और अपने जो भी आपकी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस हैं आप उनको हमारे मैसेज में ड्रॉप करें और ताकि हम उनकी जवाब आपको प्रॉपर्ली दे सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। और मैं स्वागत करती हूँ मिस्टर राजेंद्र अरोड़ा जी का। बहुत बहुत वेलकम है सर आज आपका हमारे इस एपिसोड में। और सर की अगर मैं बात करूं तो एक्सपीरियंस की बात करूं, लगभग 15 सालों का इनका रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है। मिस्टर राजेंद्र अरोड़ा जी की अगर मैं बात करूं तो गौरव प्रॉपर्टीज में एक पिलर की तरह इन्होंने काम किया है और बहुत लोगों के लिए एक्सपीरियंस है। और जो भी आज नए पर्सन है बहुत कुछ सीखते हैं मिस्टर राजेंद्र अरोड़ा जी से। इनका वर्किंग स्टाइल ऐसा है कि जो इनके क्लाइंट बन चुके हैं वो इन्हें छोड़कर आज तक नहीं गए। और अगर मैं बात करूं इनके एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस भी ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है लोगों के लिए। तो अगेन मैं वेलकम करूंगी सर हमारे इस एपिसोड में। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और गेस्ट आज आए हुए हैं मिस्टर इमरान खान जी। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस एपिसोड में। सर की अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम का अगर मैं बोलूं तो एक जोश के साथ रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस इनके पास है। और वर्किंग स्टाइल की बात करूं तो दोस्तों बहुत बेहतरीन वर्किंग स्टाइल है। आपने जैसे देखा है आज हमारे साथ दो गेस्ट हैं हमारे, मिस्टर राजेंद्र अरोड़ा जी एंड मिस्टर इमरान खान जी। तो मैं बात करूंगी जोश और होश की। सर काम करते हैं प्रॉपर होश में कि कैसे क्लाइंट के साथ डील क्रैक करनी है, कैसे उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, कैसे स्टार्ट हुआ था ग्रेटर फरीदाबाद अगर मैं बात करूँ रियल एस्टेट के बारे में और आज कहाँ पर है। तो ये सारा एक्सपीरियंस सर के पास है। और अगर मैं बात करूँ इमरान सर की तो ऐसे जोशीले इंसान है कि जितनी भी डील्स ऑलमोस्ट आई हैं आज के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने क्रैक करी है, बहुत अच्छी ROI निकाल के दी है और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं रियल एस्टेट में। तो सर चलिए कुछ बातें कर लेते हैं अब रियल एस्टेट के बारे में। जैसे आपका एक्सपीरियंस रहा है सर 15 सालों का, तो आपने बिल्कुल स्टेप्स से यहाँ पर कैसे डेवलपमेंट हुई है वो सारा कुछ देखा है और आज की डेट में जो हो रही है वो भी आप देख रहे हैं। तो सर कुछ थोड़ा सा हमें ये बताइए कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे क्या था। अगर मैं बात करूँ 2010 की, तो उस टाइम पे रियल एस्टेट मार्केट कहाँ थी और आज कहाँ पर है? जी मैडम, ऐसा है कि 2010 तो बात की बात है। मैंने अब 2006 से वर्किंग शुरू करी है और मैंने फरीदाबाद को 2006 से देखा है, ग्रेटर फरीदाबाद। तो उस समय की अगर बात करूं तो उस समय पहली बात तो ये था कि लोगों के पास नॉलेज भी नहीं थी और पैसा भी नहीं था। बात करूं उस समय, आज जहां हम बैठे हैं उस समय कुछ भी नहीं होता था और ना सोशल मीडिया था, ना पब्लिक को इतनी नॉलेज थी, ना उनके पास पैसा था। मैं बात करूँ उस समय डेवलपमेंट चल रही थी गुड़गांव की और नोएडा की। हल्के हल्के जब गुड़गांव ने ग्रोथ करी और लोगों ने वहाँ से मतलब जो बजट था उस समय वो बहुत ज़्यादा पीक पे चला गया, फिर लोगों ने एंट्री करी फरीदाबाद के अंदर। तो उस समय बिल्डर फ्लोर आना शुरू हुए, प्लॉट्स आए। तो उस समय 6,000 रुपये स्क्वायर यार्ड के हिसाब से मतलब प्लॉट यहाँ पर आए BBD पे और 2006 में। और हमारे ग्रेटर फरीदाबाद का जो 90% लैंड बैंक था वो BBDP के पास था। आज हम देखते हैं तो वो 90% जो BBDP का पार्कलैंड के बाद जो वो था लैंड बैंक था, वो उसने आज सारे बिल्डरों को उसने ही प्रोवाइड करवाया। उस समय किसानों को कुछ नहीं पता था, किसानों को कम मुआवजे में जमीन बिल्डरों को प्रोवाइड हो गई। और हुआ क्या कि लोगों ने उस समय सोचा भी नहीं था कि 15 साल के बाद यहाँ पर क्या होगा या इतना बूम आएगा, कभी हमने ही नहीं सोचा था। क्योंकि उस समय मार्केट में ना तो कोई बहुत पैमाने पे डीलर थे, मुश्किल से गिनती के 5 या 6 डीलर थे। तो उस समय क्या हुआ कि लोगों ने एक प्लॉट अगर सपोज करो ले लिया तो उसको ये नहीं कि आज तक रोका उसने। हाँ, उसने वो प्लॉट जो 6,000 रुपये के हिसाब से अगर 250 गज का प्लॉट 30 लाख का मिला तो उसने दूसरे को बेच दिया, दूसरे ने 300 को बेच दिया। जिसने आज रोक लिया और उसको उसने क्या कहते हैं उसकी वैल्यू समझ के आज तक रोक रखा है, तो आज वो रेट पे आपको खुद पता है यहाँ पर क्या रेट है। 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए गज रेट पहुंच चुका है। उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा। बहुत बड़ा एप्रिसिएशन है। जैसा अरोड़ा जी बता रहे हैं ना, तो अभी मैं आपको बता दूं फरीदाबाद जो है, अभी फरीदाबाद सबसे जो टैक्स पेयर लोग हैं फरीदाबाद में ज़्यादा रहते हैं।
तो उनका क्या मानना है, जो रियल एस्टेट डेवलप हो रहा है जैसे फरीदाबाद, उनका क्या है, जो फर्स्ट एंट्री आती है आपकी फरीदाबाद में, तो एंट्री पॉइंट पे उन्होंने प्लॉट्स लिए, वेयर हाउसेज लिए फरीदाबाद में, क्योंकि इंडस्ट्रियल हब था पहले फरीदाबाद, और साउथ दिल्ली, गुड़गांव, लोग यही सब जानते थे कि इंडस्ट्रियल हब है। ठीक है, जब रियल एस्टेट आना 2006 में, जैसा अरोड़ा साहब बता रहे हैं, 2006 और 7 की बात करें तो रियल एस्टेट आना हुआ, लोगों ने जो रह रहे थे यहाँ पे या साउथ दिल्ली के लोग, तो इन्वेस्टमेंट करी यहाँ पे प्रॉपर्टी में, और आज की डेट में आप देखेंगे तो बहुत अच्छा उन्होंने प्रॉफिट कमाया। बिल्कुल सर, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। एप्रिसिएशन कहीं ना कहीं मैं कहूँ 200-300 गुना बढ़ चुका है। ज़्यादा मेरे हिसाब से ओवर प्लस जा चुका है। देखो उस टाइम पे इंफ्रा नहीं था, बिल्कुल। ठीक है, लोगों ने एक रिस्क लिया फरीदाबाद के अंदर, क्योंकि रियल एस्टेट आ रहा था फरीदाबाद में। फरीदाबाद का आप एरिया देखेंगे तो मथुरा रोड के दोनों पैरेलल डेवलप है, वो एनआईटी एरिया हो गए, हुडा सेक्टर्स हो गए, जो पुराने इंडस्ट्रियल सेक्टर थे। ठीक है जी, वहाँ रियल एस्टेट नहीं था, और रियल एस्टेट के लिए दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद को इसलिए चुना गया क्योंकि सेंटर पॉइंट है फरीदाबाद। ठीक है, उस टाइम से जब टीसीपी हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फरीदाबाद का चयन किया तो नहर पार के एरिया, क्योंकि यहाँ लैंड बैंक काफी अच्छा मिल रहा था उस टाइम पे। हाँ, रेट भी काफी कम थे। देखो बिल्डर आज के डेट में सभी प्रॉफिट के लिए है, तो बिल्डर को जब लैंड कम रेट पे मिलेगी, प्राइस भी कम रेट पे निकालेंगे उस टाइम के। ठीक है, तो लोगों को टाइम भी मिल गया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और प्लॉटिंग अच्छे एरिया डेवलप होकर के आया है। और आज की डेट में बहुत अच्छे से जवाब दिया आप लोगों ने, और काफी कुछ क्लियर हुआ है हमारे जो व्यूअर्स हैं कि पहले क्या ग्रोथ यहाँ पर स्टार्ट हुई थी और आज की डेट में कहाँ पर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सिलसिले को मैं बढ़ाती हूँ। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इमरान खान सर आपसे रहेगा कि 2020 से अगर मैं 2026 की बात करूँ तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी मार्केट ने काफी हद तक रफ्तार पकड़ी है, इसका रीजन क्या है? देखो रियल एस्टेट में फरीदाबाद तो चल ही रहा था, हम फरीदाबाद पे फोकस कर रहे हैं फिलहाल। तो फरीदाबाद में रियल एस्टेट चल रहा था, कोविड का ऐसा वक्त था कि हर जगह की मार्केट लोगों को लग रहा था कि डाउन है, उस टाइम में सब काम धंधे सब प्रॉपर्टी था। लेकिन जब करा 2021 में जब सेकंड कोविड का वो आया, उसके बाद रफ्तार था रियल एस्टेट में बहुत तेजी से बढ़ी। लोगों का फोकस हो गया अपनी जमीन पे, अपने मकान पे। बहुत सारी चीजें ऐसी थी कोविड के टाइम पे कि लोग घरों में रेंट पे रह रहे थे। कोविड के टाइम पे जो मकान मालिक है उसने उनको खाली कराया भी, अपने घर जाओ मुझे स्पेस चाहिए। तो लोग जो बाहर से लोग यहाँ काम कर रहे हैं फरीदाबाद एनसीआर के अंदर, गुड़गांव में, नोएडा में, तो उनको अपना मकान चाहिए था। तो उन्होंने भी ठाना कि भाई हम दोबारा जब रियल बनाएंगे फरीदाबाद में, क्योंकि फरीदाबाद एक अफोर्डेबल प्राइस कैटेगरी में आता है, यहाँ पे रीजनेबल प्राइस में प्रॉपर्टी अच्छे दाम पे मिल जाती है। तो उन्होंने 2021 के अंदर प्रॉपर्टी परचेज करना, एक प्लानिंग बनाई, बैंक से भी सपोर्ट मिला लोन का, वो फीचर वहाँ से बढ़ा। तो दूसरा ऑप्शन ये था कि फरीदाबाद के अंदर इंफ्रा भी डेवलप हुआ। 2021 के बाद देखें जैसे कि हमारा मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे है, पूरा डेवलप होना स्टार्ट हो गया था 2021 में। ठीक है, ये सेकंड एफएनजी का जो ऑलमोस्ट 90% आज की डेट में काम कंप्लीट है, तो वो भी है। और दूसरा अपना जो रेल कॉरिडोर है दिल्ली मुंबई वाला, वो भी कंप्लीट हो गया। जब इंफ्रा डेवलप होता है जहाँ पे भी हो, चाहे फरीदाबाद हो, नोएडा हो, पनवल हो, या एक्सवाइजेड कोई भी अपने सिटीज हो, जहाँ इंफ्रा डेवलप होगा तेजी से रेट वहीं बढ़ेगी। आज की डेट में फरीदाबाद में ऑलमोस्ट जो भी मैंने आपको बताया, जैसे मुंबई बड़ौदा हो गया, या अपना मेट्रो कनेक्टिविटी होगी, सेक्टर डेवलपमेंट, मास्टर रोड्स, या आज की डेट में डेवलप है, तो प्राइस उस हिसाब से है। इसीलिए जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है। और आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे इंफ्रा डेवलप होगा रियल एस्टेट में फरीदाबाद के अंदर प्राइस और बढ़ेंगे। अगर 2021 से और आज की डेट की मैं बात करूँ, 50% प्रॉपर्टीज के रेट इंक्रीज हुआ है, 50%। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है सर कि जिस हिसाब से रेट्स बढ़ रहे हैं, रफ्तार बढ़ रही है रियल एस्टेट मार्केट, अगर मैं बात करूँ ग्रेटर फरीदाबाद की, तो ये कहीं ना कहीं एक नोएडा और ये गुड़गांव के कंपैरिजन में नहीं आने वाला, क्योंकि रेट तो बढ़ ही रहे हैं। देखो रेट बढ़ रहे हैं, अभी आज की रेट में हम कंपैरिजन करेंगे तो गुड़गांव और नोएडा के ऑलरेडी प्राइस हाई है। अगर आपकी जेब में 2 करोड़ रुपए है तो आप गुड़गांव जैसी सिटी में एक 2 BHK लग्जरी नहीं ले सकते फ्लैट। नोएडा के अंदर जाएंगे, नोएडा के अंदर भी 2 से 2.5 करोड़ रुपए में कोई अच्छी चीज नहीं है 3 BHK। ठीक है, अभी क्या है कि लोगों के पास जैसे हम कंपैरिजन करें फरीदाबाद, तो लोगों का अगर 2 करोड़ रुपए है तो फरीदाबाद में एक लग्जरी 3 BHK इजीली मिल जाता है। ठीक है जी। अभी रही बात नोएडा और गुड़गांव से कंपैरिजन की, तो देखो गुड़गांव नोएडा में इतना डेवलप हुआ है, डेवलप्ड है। ठीक है, अब वो और डेवलप करके जैसे सोना, पटौदी ऐसे बढ़ाया जा रहा है, एक्सपेंड कर रहे हैं। उन पे भी लैंड नहीं है, वहाँ पे भी है, लेकिन वो क्या है गुड़गांव के नाम पे बेचना है। फरीदाबाद इस टाइम पे सेंटर है, अब 15 मिनट में दिल्ली, 45 मिनट में गुड़गांव, 20 मिनट में नोएडा सेंटर होने की वजह से। तो अभी यहाँ पे इंफ्रा आ रहा है, जैसे जेवर एयरपोर्ट का ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, एयरपोर्ट आ गया हमारे पास।
ठीक है, ऑलरेडी एक इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और कनेक्टिविटी है, 45 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। पीछे जेवर एयरपोर्ट आ गया, मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस वे आ गया, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे आ गया। हमारे पास 4 से 5 हाईवे है फरीदाबाद के अंदर, और ये ऑलमोस्ट 6 से 1 साल, मतलब 6 महीने से 1 साल के अंदर पूरा डेवलप हो जाएगा। तो जब ये डेवलपमेंट और आगे बढ़ेगी और नई चीज़ें आने वाली है फरीदाबाद के अंदर, तो प्राइस जाहिर सी बात है वो बढ़ेंगे। इन्वेस्टर को आज की डेट में अगर कोई इन्वेस्टर है या एंड यूजर है फरीदाबाद के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको 200% बेनिफिट मिलेगा। तो सर मैं नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो आपसे ये रहेगा कि कहीं भी अगर हम देखते हैं ग्रोथ होती है रियल एस्टेट मार्केट में, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है, और कनेक्टिविटी जहाँ होगी वहाँ क्लाइंट डेफिनेटली आएंगे, परचेज करेंगे, और वहाँ रहना या ROI के लिए वो इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी है फरीदाबाद की, वो कब स्टार्ट हुई थी? मैडम ये आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे किया है। अगर मैं बात करूँ 2010 की, तो 2010 में दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तो उसका बेनिफिट हमारे फरीदाबाद को मिला। जो हमारी पहली मेट्रो कश्मीरी गेट से लेकर बदरपुर बॉर्डर तक, ये हमारा जो गेम चेंजर था, ये सबसे पहला गेम चेंजर हमारा ये था, जहाँ हमारे फरीदाबाद या पलवल वालों को बदरपुर पहुंचने में 2-2 ढाई घंटे लगते थे। बिल्कुल जाम बहुत बहुत ज्यादा जाम होता था, मैडम, आपको बिल्कुल पता ही है। राइट। आज अगर हम बात करें फरीदाबाद से बदरपुर पहुंचने में 8-10 मिनट। तो ये हमारा सबसे बड़ा गेम चेंजर है। उसके बाद फिर आपको पता है हमारा मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस आ गया, KMT बन गया, जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, सारी कनेक्टिविटी ऑलरेडी साथ साथ चलती रही। तो आज जो हमारा फरीदाबाद जो है, देखा जाए तो बीट तो नहीं कह सकता हूँ, मगर हाँ गुड़गांव के मुकाबले बहुत अच्छे उस पर पहुँच चुका है, और आने वाले 8 या 10 साल के अंदर ये गुड़गांव और नोएडा को बीट करेगा, ये मेरी है। ये जैसा सर अरोड़ा साहब बता रहे थे कनेक्टिविटी, तो जैसे कि अब रोड्स वगैरह देख रहे हैं, तो गुड़गांव से ज़्यादा बेहतर हमारी यहाँ की रोड कनेक्टिविटी है। जो NH-19 की बात कर रहे थे अरोड़ा साहब, तो आप दिल्ली से आगरा तक बिना रेड लाइट के अपनी गाड़ी ड्राइव करके जा सकते हैं ईजिली। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आप फरीदाबाद या दिल्ली से चढ़ो, काले खां से लेकर मुंबई तक, ठीक है जी। सेकेंडली अपने फरीदाबाद का जो पुराना बाईपास था, दिल्ली फरीदाबाद बाईपास, वो है। थर्ड आपका फरीदाबाद नोएडा बाईपास बना रहे हैं, तो 90 मीटर का हाईवे है, जो कनेक्टिविटी रहेगी आपकी ईस्टर्न एक्सप्रेस वे से भी रहेगी, नोएडा से भी रहेगी। तो वो सारी चीज़ें आ रही हैं, और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डेवलप जितनी जल्दी ये होंगे उतना प्राइस बढ़ेगा। बिल्कुल सही जवाब दिया। कनेक्टिविटी एक मेन फैक्टर रहता है। कोई भी क्लाइंट है या कोई भी पर्सन है, वो सबसे पहले देखेगा कि मैं जहाँ अपना घर परचेज करने जा रहा हूँ, वहाँ से मैं अपना मेट्रो की बात मैं अगर कर लूँ, रोड्स की बात कर लूँ, कन्वेंस की बात कर लूँ, तो क्या मेरे लिए ईजी रहेगा और वहाँ पहुँचना मेरे लिए आसान रहेगा। तो ये चीज़ें तो क्लाइंट देखता ही देखता है, और सर ने बताया कि कैसे कनेक्टिविटी की वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रोथ होनी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। मैडम मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा जी। आज जो हमारा इन्वेस्टर है, जो हमारा पुराना इन्वेस्टर है, आज फरीदाबाद में इसलिए भी पैसा डाल रहा है जी कि एक तो ये NCR का सेंटर बन चुका है। अगर हम बात करते हैं गुड़गांव, नोएडा, पलवल भी अगर हम देखें, आज पलवल की मैं अगर बात करूँ तो आने वाले 1 या 2 साल में पलवल भी बहुत घूम पे जाने वाला है। राइट सर, मेट्रो पहुंचने वाली है वहाँ पहुंचने वाली पर। है, KMT स्टार्ट है, जेवर कनेक्टिविटी हो जाएगी, मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस की कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो आने वाला जो फ्यूचर है फरीदाबाद के साथ साथ वो पलवल का है। चलिए इमरान सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा सर। जैसे फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बोला जा रहा है आज के टाइम पर, और बन भी रहा है सर। हम देख रहे हैं इनका अगर बात करें, कनेक्टिविटी बात करें, तो बहुत हद तक डेवलप हो चुकी है। तो स्मार्ट सिटी बनने के लिए किसी भी सिटी को, उसमें क्या क्या होना चाहिए? देखो, पहली तो बहुत खुशी की बात है कि हम स्मार्ट सिटी के अंदर रहते हैं। राइट। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, और मैंने जब फरीदाबाद में रहता था 2010 में, लोग सिटी ही नहीं बोलते थे, इसको इंडस्ट्रियल हब ही बोलते थे। ओके। लेकिन आज की डेट में जब मैं रह रहा हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ, रियल एस्टेट में हूँ मैं, तो यहाँ पर स्मार्ट सिटी में जब से फरीदाबाद है तो डेवलपमेंट भी बढ़िया है। देखो, एक स्मार्ट सिटी के अंदर ना एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ भी स्मार्ट सिटी कहीं पे भी आप रहते हो, बेंगलोर रहो, गुड़गांव रहो, फरीदाबाद रहो, नोएडा रहो, स्मार्ट सिटी के अंदर ना आपका स्मार्ट सिटी वो कहलाती है जहाँ आप रह रहे हो, वहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में आपका एक अच्छा स्कूल हो बच्चों के लिए, रोड्स की कनेक्टिविटी हो, मेट्रो की कनेक्टिविटी हो, आपका ऑफिस 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में हो, या 5 किलोमीटर मैक्सिमम हो, या आप 10 से 15 मिनट की ड्राइव करके ऑफिस जा सकते हैं। हॉस्पिटल नियर बाय हो, घर में फैमिलीज मेम्बर हैं, हॉस्पिटल आपके 2 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में हो। आपका जो कमर्शियल है, जहाँ आप डेली नीड्स की चीज़ें चाहिए, आपको शॉपिंग करनी है, वो आपके 1 किलोमीटर के दायरे में हो। ATM शॉप है जो डेली नीड्स,
मतलब ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा जो चीज़ है आस-पास हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, आपका सारा चीज़ नियर बाय हो 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में, तो मेरे हिसाब से वो स्मार्ट सिटी। और फरीदाबाद के अंदर आप सेक्टर 72 से लेकर के और 89 के बीच में अगर आप फरीदाबाद नहर पार देखेंगे तो स्मार्ट सिटी का मेन पार्ट है, जहाँ आपको 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में सारी चीज़ें मिल जाती। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। स्मार्ट सिटी क्यों बनता जा रहा है फरीदाबाद, तो सर ने उसके पॉइंट्स हमें बताए हैं कि हॉस्पिटल्स होने चाहिए नियर बाय, स्कूल्स होने चाहिए, और जो डेली यूटिलिटी की चीज़ें हैं वो शॉप्स हमारे पास अवेलेबल आज की डेट में मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बता दूं, हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ तो अपना फरीदाबाद के अंदर इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हॉस्पिटल है अमृता, और उसके अलावा कई हॉस्पिटल्स हैं जो मेट्रो है, एस्कॉर्ट है, फोर्टियस है, बहुत सारे नाम है जो मैं गिनवा नहीं सकता, और सारे अच्छे लेवल के हॉस्पिटल हैं। स्कूल की हम बात कर लें, स्कूल जैसे कि अपना शिव नादर है, ठीक है, जो मेन अपना स्कूल है, डीपीएस स्कूल की कई ब्रांचेस हैं, ठीक है, एमवीएन है, बहुत सारे स्कूल हैं, मॉडर्न स्कूल है, श्री राम है, मतलब ये आपको 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में है। अगर मेरे घर में, मैं ऑफिस अगर मान लो दिल्ली या गुड़गांव जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरी वाइफ घर पे है, तो 2 मिनट के ड्राइव पे वो बच्चों को ला सकती है, तो मेरे लिए स्मार्ट सिटी का वो बहुत अच्छा। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 2015 के बाद अगर बात करूँ तो कौन सा ऐसा सेगमेंट था जो गेम चेंजर बन के आया रियल एस्टेट में? फरीदाबाद के अंदर अफोर्डेबल प्राइस है, लेकिन लोगों का ये मानना है, गुड़गांव, नोएडा या दिल्ली शहर के बाकी जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि अफोर्डेबल कैटेगरी ज़्यादा है। आज की डेट में हम देखेंगे फरीदाबाद के अंदर लग्जरी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। आप मेन हाईवे पे चले जाओ, नेशनल हाईवे NH-98 के ऊपर, तो वहाँ 4 से 5 डेवलपर नए प्रोजेक्ट लाए, नीचे कमर्शियल है, मिक्स लैंड यूज़ के अंदर, और ऊपर रेजिडेंशियल लग्जरी अपार्टमेंट। सेकेंडली आप नहर पार आएंगे तो यहाँ पे BPTP है, ओमैक्स है, वो भी लग्जरी कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं। तो आने वाला जो टाइम है वो लग्जरी ही आएंगी सारी चीज़ें, क्योंकि लैंड उस हिसाब से बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है, तो ज़मीन की वैल्यू बढ़ रही है, किसान के रेट भी बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से प्रोजेक्ट भी आएंगे। और उसी तरीके से हमारे जो इन्वेस्टर हैं या एंड यूजर भी आ रहे हैं यहाँ पर एक अच्छे बजट के साथ। बिल्कुल ये है। बहुत अच्छी बात है कि जहाँ और ये सही वक्त है, आज जो भी एंड यूज़र हैं या इन्वेस्टर हैं वो अगर फरीदाबाद में आ रहे हैं इस टाइम पे, तो सही एंट्री पॉइंट है, बिल्कुल सही। बिल्कुल। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप दोनों से ही है बेसिकली। कोई भी बायर है जब कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाला होता है या परचेज करना चाह रहा है, तो उसे वो रोड्स भी देखता है कि रोड किस तरह की है, या मतलब उसे देखना चाहिए कि 45 मीटर रोड है, 90 मीटर रोड है, या छोटे रोड्स भी होते हैं। तो सर थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करें, बड़े रोड्स कहाँ होते हैं और जो छोटे हैं वो किस सोसाइटी में रहते हैं? मैडम देखिए, मैं आपकी बात का एक जवाब दूंगा। जैसे हमारे पुराने सेक्टर है ना फरीदाबाद में, जैसे हमारे सेक्टर 16 है, 15, 14, आज भी अगर वहाँ रोड की बात करें तो बरसातों में आपने देखा क्या पानी बढ़ जाता है। ना गाड़ी खड़ी करने की जगह है। आज वहाँ उस सेक्टर के लोग भी यहाँ पर ग्रेटर फरीदाबाद में एंट्री कर रहे हैं। रीज़न क्या है? सिर्फ पार्किंग की वजह और बरसात का पानी कम है, जो रेन वाटर है वो निकलता नहीं है वहाँ पर। जो ग्रेटर फरीदाबाद में हमारी डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टार्टिंग से ही मतलब ध्यान में रखा गया है। और सोसाइटी के अंदर कोई भी आदमी जब एंट्री करता है या कोई भी मकान लेता है, वो सबसे पहले रोड पे फोकस करता है कि रोड एंट्री मेरी कहाँ से है, कनेक्टिविटी है या नहीं है, सोसाइटी के अंदर मुझे क्या फैसिलिटी मिल रही है, गेटेड है, सारी उसके अंदर सिक्योरिटी है या नहीं है। इस तरह से जो है मैडम वो सारी चीज़ें। देखिए मैम, रोड्स की जैसे रोड साहब बात कर रहे थे, रोड्स में ये है, आज की डेट में जो भी अथॉरिटी है हमारी, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो पूरा मास्टर प्लान पहले तैयार करके दे रहे हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई भी आप चीज़ बना रहे हैं जी, जैसे कि अभी आप पूछ रहे थे रोड्स का, तो बहुत खुशी की बात है, फरीदाबाद की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो मास्टर प्लान पहले तैयार कर रहे हैं पूरे फरीदाबाद का, RTCP हरियाणा जिसे हम बोलते हैं। अब मास्टर प्लान में क्या होता है, आपको पहले मालूम होता है कि हमें इस सेक्टर में फ्यूचर प्लान के हिसाब से आने वाले 20 साल में कितने वाइड की रोड चाहिए, तो वो हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं। बड़ी रोडें हैं, सेक्टर डिवाइडिंग रोड अलग है, जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट है हमारे फरीदाबाद के अंदर तो मिनिमम उसको 24 मीटर पर एंट्री मिलती है प्रोजेक्ट की, जो काफ़ी वाइड होती है, और उसके साथ वो सर्विस रोड भी देते हैं 12 मीटर की। तो फरीदाबाद के अंदर 24 मीटर, 12 मीटर ये तो मिनिमम रोड होगी अभी, लेकिन हम देख रहे हैं कि आने वाले जो प्लान है फरीदाबाद 2031 का भी बात करूं तो 90 मीटर, 75 मीटर, 60 मीटर की रोड है, तो फ्यूचर प्लान को देखते हुए बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो रोड्स का बहुत अच्छा फरीदाबाद के अंदर प्लान आ रहा है, और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ पे वर्किंग कर रही है। आने वाले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे तो फरीदाबाद के अंदर जो मैंने बताया 90 मीटर या 75 मीटर ऑलमोस्ट तैयार है रोड। जो 2031 के बाद का प्लानिंग है वो अभी गवर्नमेंट कर रही है उस पर।
जैसे सर हम लोग देख रहे हैं ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट का नाम हम सबने सुना है और आज की डेट में ग्रेटर फरीदाबाद में बात करूँ तो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बन के निकला है। तो उसके बारे में आप कुछ मुझे बताना चाहेंगे? ये गेम चेंजर के रूप में आया है ग्रेटर फरीदाबाद में। मैडम देखिए, फरीदाबाद का अगर हम बात करें, फरीदाबाद को बदलने वाला ही ओमेक्स वर्ल्ड। देखो, सर। सही सोच के साथ जो आएगा वो हमेशा प्रॉफिट कमाएगा। राइट। ओमैक्स ने एक सोच बनाई थी कि फरीदाबाद के लोग हम ही लोग हैं जो आज फरीदाबाद में रहते हुए शॉपिंग करनी हो, खाना हो या कोई अच्छी चीज़ लेनी हो, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव ही जाना होता था। लेकिन फरीदाबाद के अंदर जब उन्होंने एक कमर्शियल हब बनाया ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट, जो आज फरीदाबाद का हार्ट है, ठीक है जी, तो उसके अंदर वो अब देखते हैं कि वहाँ चेंजेस जैसे ही वो बना तो प्रॉपर्टी के आजू बाजू जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, रेजिडेंशियल जोन थे, अच्छी तेज़ी से रेट बढ़े उसके, बहुत तेज़ी से, और साथ साथ ओमैक्स का भी रेट बढ़ा। अभी कुछ नई चीज़ें और आने वाली है यहाँ पे फरीदाबाद में, तो रेट बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल सारे चीज़ें हैं फरीदाबाद। आने वाले टाइम में मैडम एक चीज़ और है कि अगर मैं बात करूँ विज्ञान भवन, दिल्ली के बाद दूसरा विज्ञान भवन जो सबसे बड़ा विज्ञान भवन है वो फरीदाबाद में ही बना। और ऑलरेडी उसका कंस्ट्रक्शन भी ऑलमोस्ट 20-30% के प्लस आ चुका है और बहुत जल्दी डेवलप होकर के वो मेरे ख्याल से 1.5-2 साल का वक्त लगेगा, तो वो देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर बना रहे और देखेंगे तो लोग एक मतलब टूरिस्ट प्लेस की तरह, जैसे ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट हो गया, आपका ये विज्ञान भवन हो गया, पीछे कमर्शियल और कई चीज़ें आ रही हैं, तो वो देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम में फरीदाबाद। तो आइए चलते चलते मेरा एक क्वेश्चन मैं दोनों से करना चाहूँगी कि आज के टाइम पे ग्रेटर फरीदाबाद में जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो क्यों इन्वेस्ट करें? यहाँ ऐसा क्या है कि यहाँ वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना एक अच्छा फ्यूचर देख सकते हैं? जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था आप लोगों को, एक सही एंट्री पॉइंट होना चाहिए। बिल्कुल। तो फरीदाबाद बिल्कुल एक सही एंट्री पॉइंट है इन्वेस्टर्स के लिए और एंड यूज़र के लिए। देखो, कंपैरिजन करोगे नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव से, तो रीजनेबल प्राइस में अच्छी चीज़ मिल जाती है। अभी जैसा मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको, एक सड़कें बन रही है, इंफ्रा डेवलप हो रहा है, तो जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आ रही है अब हमारे फरीदाबाद में, नोएडा से जेवर की जो कनेक्टिविटी फरीदाबाद के लिए बना रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग अब वहाँ नए नए डेवलपर आ रहे हैं। जैसे कि अब फरीदाबाद में देखो तो इंटरनेशनल लेवल के डेवलपर भी आ रहे हैं, ठीक है। अभी हाल ही में कुछ प्लॉट्स आए हैं, रेजिडेंशियल लग्जरी विला आ रहे हैं, हाई रेज अपार्टमेंट आ रहे हैं, तो फरीदाबाद के अंदर सही एंट्री पॉइंट है। आज जो लगाएगा, अभी जो कैलकुलेशन बनाई थी मैं देख रहा था, रिसर्च कर रहे थे तो उस पर प्रॉपर्टी पे, तो आने वाले 2026 और 2030 के बीच जो आज प्रॉपर्टी का रेट है वो आने वाले 30 में करीब 50% इंक्रीज होगी। 50%, यानी ऑलमोस्ट आपकी प्रॉपर्टी डबल। यही है, मतलब मैंने जैसे बताया ना, एंट्री कराई सही रेट पे और एग्जिट कराए सही रेट पे। अगर मैं आपको 2 पैसे आपके लगा रहा हूँ और 2 पैसे कमा के दे रहा हूँ, मैं भी प्रॉफिट में ले रहा हूँ, तो इससे बढ़िया चीज़ है ही क्या। रियल एस्टेट इन्हीं पे चलता है। बिल्कुल। और रियल एस्टेट जन्म ही ऐसे हुआ है कि मैं 2 पैसे लगा कर ये प्रॉपर्टी में 2 पैसे कमा। कमिटमेंट। तो अरोड़ा सर, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी, आपने कहा जैसे 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है और इस मार्केट को आपने अच्छे से समझा है और यहाँ पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए मैडम, सबसे बड़ी जो मैं अगर गौरव प्रॉपर्टी की बात करूँ तो मेरे साथ जितने भी इन्वेस्टर या मेरे क्लाइंट्स हैं, गौरव प्रॉपर्टी में सबसे बड़ी बात यह है कि हर 15 दिन महीने में 2 इवेंट होते हैं, जिसके अंदर हम उन क्लाइंटों को भी इनवाइट करते हैं और उनके रिलेटिव को भी इनवाइट करते हैं। उसका बेनिफिट हमें ये होता है कि वो हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं और उनके साथ साथ 2 क्लाइंट हमारे साथ और जुड़ जाते हैं, और उनको क्या है कि मार्केट में एक फेथ हमारा बना हुआ है और गौरव प्रॉपर्टी में आते हैं और हमसे फिर दुआ करते हैं। देखिए मैम, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। गौरव प्रॉपर्टीज़ में जो आ रहे हैं, फ्यूचर है, मतलब लोग काम कर रहे हैं साथ में, हमारे साथ में और लोग भी जुड़े हैं, तो एक्सपीरियंस ये है कि लोग यहाँ अच्छे से काम कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में जो नई प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं बहुत अच्छे रेट पे आ रही है, इन्वेस्टमेंट करें। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो उसके लिए अच्छा ऑप्शन है फरीदाबाद में आके इन्वेस्टमेंट करने। और फरीदाबाद के साथ साथ और भी कई चीज़ें आने वाली हैं जो हम आपको नेक्स्ट टाइम अपडेट दे देंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।